प्रिय विद्यार्थियों, आज हम प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, जो कि हमारा पहला चैप्टर है, उसके बारे में पढ़ेंगे। इतिहास का अर्थ है भूतकाल में मानव के महत्वपूर्ण क्रियाकलापों को सही और वास्तविक रूप में जानना। इतिहास को जानने के लिए इतिहासकार को उन साधनों का उपयोग करना पड़ता है जिनसे अतीत की गतिविधियों का विवरण या संकेत प्राप्त होता है। इस प्रकार के साधनों को इतिहास के स्रोत या साक्ष्य अथवा प्रमाण कहा जाता है। इतिहास जानने के विविध स्रोत इतिहासकार के लिए आधार भूमि है। इतिहासकार का मूल मंत्र है ना मूलम लिख्यते किंचित, अर्थात बिना मूल या आधार या प्रमाण के कुछ भी नहीं लिखना चाहिए। विविध स्रोतों से ज्ञात अतीत की उन्हीं घटनाओं को ऐतिहासिक तथ्य की श्रेणी में रखा जाता है जो साक्ष्यों या प्रमाणों की समसामयिकता, विश्वसनीयता एवं पारस्परिक परिपुष्टि की वैज्ञानिक प्रक्रिया से सिद्ध या असंदिग्ध जान पड़ती है। अतीत की वे घटनाएं जिनका कोई प्रमाण हमारे पास उपलब्ध नहीं है, इतिहास का हिस्सा नहीं बन सकती। वे सभी कथानक, मिथक या गल्प के क्षेत्र में आती हैं। प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के लिए प्रयुक्त स्रोतों को मूलतः हम 3 खंडों में बांट सकते हैं: पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत एवं विदेशी लेखकों और यात्रियों के विवरण। आज के इस व्याख्यान में हम पुरातात्विक स्रोतों के बारे में जानेंगे। पुरातत्व का अर्थ है भूतकाल के बचे हुए भौतिक अवशेषों के माध्यम से मानव के क्रियाकलापों का अध्ययन। ये भौतिक अवशेष हमें अभिलेख, मुद्राएं, मोहरें, भवन, स्मारक, मूर्तियां, उपकरण, मृद्भांड, आभूषण एवं अन्य रूपों में प्राप्त होते हैं। इतिहास की रचना में पुरातात्विक स्रोतों का योगदान 2 रूपों में उभरकर सामने आता है। प्रथम स्वतंत्र प्रकाशक के रूप में और दूसरा संशोधक, समर्थक या परिवर्धक के रूप में। स्वतंत्र प्रकाशक या प्रतिपादक के रूप में पुरातात्विक साधन अतीत के बहुत से कालखंडों एवं मानवीय जीवन के अनेकानेक पहलुओं को उजागर या रोशन कर देते हैं, जिनके बारे में अन्य स्रोतों से हमें कोई जानकारी नहीं मिलती। भारत के पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल आदि लिपि ज्ञान से रहित संपूर्ण काल की जानकारी उस काल के उपलब्ध भौतिक अवशेषों से ही प्राप्त होती है। इसी प्रकार सिंधु सभ्यता, जो एक विस्तृत भूभाग में फैली हुई सभ्यता थी, इसके भी विविध पक्षों की जानकारी हमें पुरातात्विक साधनों से ही होती है। पुरातात्विक स्रोतों की दूसरी भूमिका भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। जब इनसे मिली जानकारी के आधार पर हम साहित्यिक स्रोतों से ज्ञात सूचनाओं की परिपुष्टि, खंडन, संशोधन, परिवर्धन या परिमार्जन करते हैं। यह उल्लेखनीय है कि ऐतिहासिक ज्ञान के लिए पुरातात्विक स्रोतों को साहित्यिक स्रोतों की तुलना में अधिक विश्वसनीय, प्रामाणिक और दोषरहित माना जाता है। इसके 2 प्रमुख कारण हैं। प्रथम कि पुरातात्विक अवशेष काल विशेष के समसामयिक दस्तावेज होते हैं। रेडियो कार्बन तिथि प्रणाली, स्तरीकरण एवं अन्य वैज्ञानिक पद्धतियों के माध्यम से पुरावशेषों के तिथि क्रम का काफ़ी सही अनुमान लगाया जा सकता है। दूसरी ओर अधिकांश साहित्यिक ग्रंथों का रचना काल हमें विदित नहीं है, अतः उनसे मिलने वाली जानकारी को किस काल विशेष से संबद्ध किया जाए, यह एक भारी समस्या है। दूसरे, साहित्यिक ग्रंथों में इतिहास के साथ साथ कथा, अनुश्रुतियाँ तथा लेखकीय कल्पना, अतिरंजना एवं पूर्वाग्रहों का इस प्रकार से मिश्रण रहता है कि उनमें ऐतिहासिक तथ्यों को ढूंढ पाना दुष्कर कार्य है। जबकि दूसरी ओर पुरातात्विक अवशेष किसी भी काल के पारदर्शी एवं दोष रहित दस्तावेज होते हैं। पुरातात्विक स्रोतों को
6 भागों में बांटा जा सकता है: अभिलेख, मुद्राएं अथवा सिक्के, मोहरें, मूर्तियां, शैलचित्र एवं चित्रकला, स्मारक जिसमें भवन, मंदिर, स्तूप, स्तंभ, चैत्य, विहार आदि शामिल हैं, और अन्य पुरावशेषों में मृद्भांड, उपकरण, आभूषण आदि। पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्रोत अभिलेख हैं। इसका मुख्य कारण उनका तिथियुक्त एवं समसामयिक होना है। अभिलेखों में राजाओं तथा व्यक्तियों के नाम, उनके वंश, तिथि, कार्य, सामयिक घटनाएं, देश की सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक अवस्थाओं पर काफ़ी प्रकाश पड़ता है। अभिलेखों से मिलने वाली सूचनाओं के आधार पर साहित्यिक स्रोतों से ज्ञात जानकारी का परीक्षण किया जा सकता है। कुछ अभिलेख जैसे अशोक के अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख और समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति तो इतने महत्वपूर्ण हैं कि उनके अभाव में हमारी इतिहास संबंधी जानकारी अधूरी रहती। अभिलेखों के अनेक उप विभाजन हैं, जैसे शिलालेख, स्तंभलेख, ताम्रपत्र लेख, गुहालेख, मूर्तिलेख आदि। भारत के प्राचीनतम अभिलेख अशोक के शिलालेख हैं। अन्य शिलालेखों में पुष्यमित्र शुंग का अयोध्या अभिलेख, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख आदि महत्वपूर्ण हैं। स्तंभ लेखों में भी अशोक के स्तंभ लेख अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। इनके अतिरिक्त हेलियोडोरस का विदिशा स्तंभ लेख, समुद्रगुप्त का स्तंभ लेख जो अशोक के प्रयाग के स्तंभ के ऊपर ही उत्कीर्ण है, चंद्रगुप्त द्वितीय का मेहरौली स्तंभ लेख और स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख आदि ऐतिहासिक जानकारियों से भरपूर हैं। प्राचीन काल में राजा जब किसी व्यक्ति को भूमि का दान अथवा इनाम के रूप में देते थे तो उसे ताम्रपत्रों पर उत्कीर्ण करा देते थे। यह वस्तुतः भूमि दानपत्र हैं। इन दानपत्रों पर राजाओं के नाम, वंश, उपलब्धियां आदि उत्कीर्ण होती थीं। गुप्त काल के इतिहास निर्माण में इनसे बड़ी सहायता मिलती है और बड़ी संख्या में भूमि दानपत्र मिलते हैं। अभिलेख भिक्षुओं, साधु संतों द्वारा आवास के लिए प्रयुक्त होने वाली गुफाओं में भी लिखे मिलते हैं। इनमें अशोक के बराबर गुहालेख, दशरथ के नागार्जुनी गुहालेख, सातवाहनों के नासिक, नानाघाट आदि स्थानों के गुहालेख उल्लेखनीय हैं। मूर्तियों के शीर्ष भाग अथवा अधोभाग पर कभी कभी लेख मिल जाते हैं। इससे उनके समय की जानकारी मिलती है। साथ ही राजाओं की धार्मिक अभिरुचि, कलात्मक अभिरुचि की भी जानकारी मिलती है। प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन में मुद्राओं अथवा सिक्कों से भी बड़ी सहायता मिलती है। भारत के प्राचीनतम सिक्के आहत या पंचमार्क सिक्के हैं, जिन पर अनेक प्रकार के चिन्ह अंकित हैं, लेकिन किसी प्रकार के लेख नहीं हैं। समय पश्चात लेखयुक्त सिक्कों का प्रचलन आरंभ हो गया, तब उनसे ऐतिहासिक जानकारी भी मिलने लगी। यूनान और रोम के इतिहासकारों ने केवल 4 या 5 हिंद यूनानी शासकों का उल्लेख किया है, किंतु इनके सिक्कों के आधार पर इनके राज्यकाल का पूरा इतिहास लेखन संभव हो सका है। 200 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व के मध्य लगभग 30 हिंद यूनानी शासकों ने पंजाब प्रदेश पर शासन किया, जिनके विषय में जानकारी का इकलौता स्रोत सिक्के ही हैं। पांचाल के मित्र शासकों और मालव तथा योधेय गणराज्यों का पूरा इतिहास उनके सिक्कों के आधार पर ही लिखा गया है। गुप्त सम्राटों का इतिहास अधिकांशतः अभिलेखों के साथ सिक्कों से भी लिखा गया है। सिक्कों से सांस्कृतिक, राजनीतिक और सामाजिक महत्व के अतिरिक्त आर्थिक स्थिति की जानकारी भी मिलती है। सिक्कों पर मिलने वाले राजा के नाम, उनकी उपाधि, तिथि, राजचिन्ह अथवा धर्मचिन्ह आदि से इतिहास में राजाओं के वंश, उनकी उपलब्धियां, उनके शासनकाल तथा उनके
राजनीतिक और धार्मिक विचार निश्चित करने में सहायता मिलती है। सिक्कों पर अंकित चित्र कुछ विशेष घटनाओं पर भी प्रकाश डालते हैं, जैसे समुद्रगुप्त की कुछ मुद्राओं पर अश्व तथा यूप के चित्र हैं और अश्वमेघ पराक्रमः लिखा है, जिससे इस बात की पुष्टि होती है कि उसने अश्वमेघ यज्ञ किया था। साथ ही समुद्रगुप्त की कुछ मुद्राओं पर उसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, जिससे उसकी व्यक्तिगत रुचि की भी जानकारी मिलती है। जब सोने के सिक्कों में मिलावट अधिक बढ़ जाती है तो उससे अनुमान लगाया जाता है कि उस समय के राज्य की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। स्कंदगुप्त के स्वर्ण सिक्कों में मिलावट को गुप्त काल की गिरती हुई आर्थिक स्थिति का सूचक माना गया है। सिक्कों पर अंकित चिन्हों से राजाओं के धार्मिक अभिरुचियों की जानकारी भी मिलती है। कुषाण शासक कुजुल कदफिशिस के सिक्कों पर सत्य धर्म स्थित लिखा है, जिससे ज्ञात होता है कि वह बहुत बौद्ध धर्म का अनुयायी था। विम कदफिशिस के सिक्कों पर त्रिशूल, नंदी, शिव आदि की आकृति बनी हुई मिलती है और कनिष्क की मुद्राओं में पहली बार बुद्ध का चित्र मिलता है। विविध क्षेत्रों से प्राप्त प्राचीन काल की धातु मूर्तियों, पाषाण मूर्तियों एवं मृण मूर्तियों से न केवल कला के विकास के विभिन्न सोपानों की जानकारी मिलती है, बल्कि तत्कालीन धर्म, संस्कृति, आभूषण, परिधान आदि के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। सिंधु सभ्यता के स्थलों से प्राप्त मातृदेवी की मूर्तियों से यह निष्कर्ष निकाला जा सका है कि उस काल में मातृदेवी या देवी की पूजा धर्म का एक प्रमुख अंग था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पुरोहित या योगी की मूर्ति से अनेक विद्वान निवृत्तिवादी परंपरा का आरंभिक बिंदु देखते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति से सिंधु सभ्यता के अनेक स्थलों से विपुल संख्या में प्राप्त नारी मृण मूर्तियों से तत्कालीन आभूषण, सौंदर्य प्रसाधन, वस्त्र परिधान आदि की जानकारी मिलती है। मौर्यकालीन मूर्ति शिल्प में यक्ष यक्षिणियों की बड़ी सुंदर और सजीव मूर्तियां मिली हैं, जिनसे प्रचलित लोक धर्म का संकेत मिलता है। सुंग सातवाहन काल एवं कुषाण काल में मूर्ति कला की दो प्रमुख शैलियों का विकास हुआ, मथुरा शैली और गांधार शैली। गांधार शैली पश्चिमोत्तर भारत में यूनानी प्रभाव के लक्षण प्रस्तुत करती है, जबकि गुप्तकालीन मूर्तियां अपनी मौलिकता और सजीवता के लिए प्रसिद्ध हैं। सारनाथ से प्राप्त धर्मचक्र प्रवर्तन की मुद्रा में बुद्ध की मूर्ति आध्यात्मिक चेतना का श्रेष्ठ प्रदर्शन है। चोल काल में बनी नटराज की कांस्य प्रतिमा भी कला के श्रेष्ठतम उदाहरणों में से एक है। शैल चित्रों में प्रागैतिहासिक काल से लेकर आरंभिक ऐतिहासिक युग तक के मानव का तत्कालीन जीवन एवं परिवेश दिखाई देता है। शैल चित्र उत्तर में लद्दाख से लेकर दक्षिण में तमिलनाडु तक, पश्चिम में बाड़मेर और जोधपुर से लेकर पूर्व में मणिपुर तक फैले हुए हैं। प्रदेश में भोपाल के निकट स्थित भीमबेटका नामक स्थल के शैल चित्र विश्व प्रसिद्ध हैं। शैल चित्रों के युग की समाप्ति के पश्चात चित्रकला की शास्त्रीय परंपरा विकसित हुई। प्राचीन भारत के इतिहास में चित्रकला के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण अजंता से प्राप्त हुए हैं। अजंता के चित्र बहुत ही वास्तविक, सजीव और प्रभावोत्पादक हैं। इनमें मानवीय संवेदनाओं का बड़ा सशक्त, भावप्रवण और अद्वितीय चित्रण है। अजंता के सर्वोत्कृष्ट चित्र बुद्ध का महाभिनिष्क्रमण, मरणासन राजकुमारी, पद्मपाणि अवलोकितेश्वर, अपने बालक के साथ अंधे तपस्वी माता पिता, राजा द्वारा पैरों में पड़ी स्त्री को दंड देना, ज्ञान प्राप्ति के पश्चात बुद्ध का यशोधरा और राहुल से मिलन आदि हैं। प्राचीन भारत के अनेक स्थलों से प्राप्त भवन, मंदिर, स्तूप, स्तंभ, विहार आदि से
सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक इतिहास के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। सिंधु सभ्यता के विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार, गोदी, विश्व के प्राचीनतम और सबसे बड़े स्टेडियम आदि स्मारक